आज जब हम न्यूज़ या डिस्कशंस में पॉपुलेशन के बारे में सुनते हैं तो एक ही नैरेटिव सामने आता है। दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है और कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। हम ओवर पॉपुलेशन के डेंजर्स के बारे में जब सुनते हैं तो पोल्यूशन, ट्रैफिक, फूड शॉर्टेजेस, क्लाइमेट चेंज और क्राउडेड सिटीज़ के बारे में सोचते हैं। लेकिन असल में एक साइलेंट और ऑलमोस्ट इग्नोर्ड क्राइसिस चल रहा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। ये क्राइसिस है पॉपुलेशन श्रिंकेज की या फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन की। But in many advanced economies, it's falling, with birth rates below the 2.1 children needed to keep a population stable. It revealed fertility rates have fallen to below 2.1 births per woman, the threshold needed for population stability without immigration in more than half of all those countries that took part. The number of babies born annually there has fallen below 700,000. This is for the first time since records began. India's fertility rate has officially dropped below replacement level, which means that the Indian population is not having enough children to replace itself. सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पर हर साल कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट्स तेजी से गिर रहे हैं और कई देश एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन फेस कर रहे हैं कि क्या हमारे पास इतनी युवा आबादी है जो कि हमारे फ्यूचर को सस्टेन कर पाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है। अफ्रीका से लेकर एशिया तक, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, हर एक जगह पे फर्टिलिटी रेट्स तेजी से गिर रहे हैं। और ये एक स्लो मूविंग सुनामी है जो अभी तो शांत है, लेकिन आने वाले दशकों में ये सोसाइटी, कल्चर और इकोनॉमी को पूरी तरीके से हिला देने वाली है। इस वीडियो में हम डेटा के थ्रू जानेंगे कि दुनिया में फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स और बायोलॉजिकल चेंजेस कैसे पॉपुलेशन डिक्लाइन का ट्रेंड दिखाते हैं। उसके बाद हमारा फोकस आएगा इंडिया पे, जहाँ पे अभी तो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, लेकिन ट्रेंड क्लियरली दिखाता है कि हम भी उसी राह पे चल रहे हैं जिस राह पे जापान, इटली और साउथ कोरिया चल चुका है। और उनके पॉपुलेशन डिक्लाइन ने उनका क्या हालत किया है उसके बारे में भी जानेंगे। आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एक बेसिक टर्म को जो कि है क्रूड बर्थ रेट। ये वही नंबर है जो कि बताता है कि 1000 लोगों में ऑन एन एवरेज कितने बच्चे जन्म लेते हैं। ये 1985 में दुनिया का आंकड़ा था 27.6, यानी उस वक्त 1000 लोगों में 28 बच्चे पैदा हो रहे थे ऑन एन एवरेज। लेकिन आज का ये आंकड़ा 16.1 पे आ चुका है। ये कोई रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है, बल्कि एक सस्टेन्ड और ओवर द पीरियड कंसिस्टेंट डिक्लाइन है। ये पिछले 4 दशकों से लगातार गिरता हुआ आ रहा है। अब आते हैं फर्टिलिटी रेट पे। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक मेजर है, लेकिन ये बताता है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करेगी या कर सकती है। ये डेमोग्राफी के हिसाब से 2.1 होना आइडियल है, लेकिन अगर इससे नीचे अगर हो गया ये नंबर तो आप समझ लीजिए कि पॉपुलेशन धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगा। 1985 में दुनिया का फर्टिलिटी रेट 3.53 था, जो कि आज 2.2 है। अब आपको सुन के लगेगा कि हम तो रिप्लेस कर रहे हैं हमारा पॉपुलेशन, ये आइडियल है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट्स पे आएंगे तब आपको पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत हम करते हैं अफ्रीका से। अफ्रीका का क्रूड बर्थ रेट 45.8 था 1985 में, लेकिन ये आज 31.1 पे आ चुका है। फिर भी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग एरिया है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि आज भी यहाँ का फर्टिलिटी रेट 4+ के रेट से चल रहा है। और इसी के कारण आज भी पूरी दुनिया का फर्टिलिटी रेट 2.2 के रेट से चल रहा है। लेकिन इसके बाद वाले जो हम कॉन्टिनेंट्स पे आएंगे, पिक्चर टोटली डिफरेंट है। चलिए आते हैं एशिया पे। एशिया सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रोइंग और सबसे ज़्यादा रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग एरिया है, लेकिन यहाँ का फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। 1985 में ये था 2.8 के रेट पे, लेकिन आज ये आ चुका है 1.3 से 1.4 के बीच, यानी एशिया रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे आ चुका है। और यहाँ के कई बड़े देश अब एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन फेस कर रहे हैं।
अपने रिप्लेसमेंट नहीं कर पाने के कारण यहाँ का पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है और कई घोस्ट टाउन्स दिख रहे हैं कई देशों में। अब हम आएंगे यूरोप पे। यूरोप का फर्टिलिटी रेट आइडियल था 1985 पे, यानी 2.1 था, लेकिन आज ये रेट आ चुका है 1.5 पे, यानी यूरोप में पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है और पूरी कॉन्टिनेंट श्रिंक होने लग चुकी है। अब हम आएंगे नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका का फर्टिलिटी रेट 2.0 था, पर आज ये 1.6 पे आ चुका है, यानी ये भी यूरोप की तरह घट रहा है। उसके बाद हम आएंगे साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका का 1985 में 3.7 था फर्टिलिटी रेट, जो कि काफ़ी हाई था, लेकिन आज के टाइम पे ये नंबर 1.8 से 1.9 के बीच आ चुका है, यानी आइडियल रेट के नीचे, और इसकी भी ट्रैजेक्टरी नीचे ही जाती दिख रही है। लेकिन इसके बाद हम आएंगे ओशियानिया पे, जहाँ पे अभी भी रिप्लेसमेंट रेट सही है, लो टूज यानी 2.1 या 2.2 के आसपास है, जो कि सही है। एक और क्रिटिकल एंगल इसमें यह है कि मेंस हेल्थ और बायोलॉजी भी इसमें एक फैक्टर है। अगर हम 2024 का एक मेटा एनालिसिस देखें, जो कि पिछले 50 सालों का डेटा एनालाइज करके कहता है कि 0.5% के रेट से मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है, यानी आज का हेल्दी मेन भी अपने दादा या परदादा से कम फर्टाइल है। इस टेस्टोस्टेरोन लेवल का गिरने का कारण अभी तक कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाया है, यह अभी भी अननोन बायोलॉजिकल फैक्टर ही है। लेकिन इन सारे रीजनिंग और आंकड़ों से एक चीज क्लियर होता है कि ऑलमोस्ट हर एक रीजन बर्थ रेट डिक्लाइन से जूझ रहा है, साथ ही वहाँ का फर्टिलिटी रेट भी अपने रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे है और बायोलॉजिकल फर्टिलिटी कैपेसिटी भी पिछले टाइम से नीचे आ चुका है। ये अभी उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले 20 से 40 सालों में दुनिया में ज़्यादा एल्डरली पॉपुलेशन होगा, जो कि एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होगा, और तब का यंगर पॉपुलेशन कम होगा, जो कि वर्कफोर्स को रिप्लेस नहीं कर पाएगा और वर्क के मशीनरी को डिसरप्ट कर देगा। हम अगले अध्याय में जानेंगे कुछ केस स्टडीज़, जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, इटली और ईस्टर्न यूरोप, और वहाँ पे कैसे ये अभी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और हमारे फ्यूचर को दिखा रहा है। चलिए अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि डाटा जो आपने पहले देखा था वो अपने आप में ही पावरफुल है, पर अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये डिक्लाइन और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम आते हैं जापान पे, जो मोस्ट कोटेड एग्जांपल है। 1980s तक जापान एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन चुका था, जिनके पास स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स था, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी था, पर आहिस्ते आहिस्ते ये देखा गया कि उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.3 हो गया, जिसके कारण भयावह चेंजेस देखने के लिए मिले। उनका जो फैमिली का साइज था वो पुराने जनरेशन से नए जनरेशन में जब कन्वर्ट हुआ वो सिर्फ 40% में आ गया, जिसके कारण उनके गांव श्रिंक होने लगे। उनके पास स्टूडेंट्स भी नहीं थे जो स्कूल और कॉलेजेस में एडमिशन ले पाए। अब आते हैं साउथ कोरिया पे। ये सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम केस है। यहाँ का टोटल फर्टिलिटी रेट 0.7 है, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लो है। हर 100 वुमेन यहाँ पर 70 बच्चे पैदा करती है। अगर ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहा तो साउथ कोरिया की पॉपुलेशन नेक्स्ट 50 सालों में हाफ हो जाएगी। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। उनका जो यूथ पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है और जो ओल्डर जनरेशन है बढ़ रहा है, जिसके कारण पेंशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ रही है। साथ ही साथ यूथ का चेंजेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे वो लोग लेट मैरिज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और उनका प्रायोरिटी भी बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुका है। अब हम आते हैं साउथर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली, स्पेन और ग्रीस पे, जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट 1.2 से 1.4 के बीच में है, जिसके कारण यंगर जनरेशन का संख्या कम है और ओल्डर जनरेशन का संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इनके कारण इकोनॉमिक कोलैप्स भी हुआ था इनका 2009 के आसपास, और इनके जो टैक्स सिस्टम है उनके ऊपर भी बर्डन आया, क्योंकि टैक्स पेयर्स कम है और टैक्स पे डिपेंडेंट पर्सन बहुत ही ज़्यादा है। अब हम आते हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जैसे बुल्गारिया, कोसोवो और बोस्निया पे। यहाँ पर डबल प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पर TFR भी बहुत कम है और पलायन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर यूथ की संख्या कम है जो कि मूव कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप की तरफ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिसके कारण नए नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वहाँ के टाउन गोस्ट टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं। आर्मी का साइज भी श्रिंक हो रहा है।
ये एग्जांपल्स हमें एक चीज बताती है कि जब एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे हो जाता है तो उसको रिवर्स करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। जापान, साउथ कोरिया और इटली ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने सिस्टम में पंप किए अपने फर्टिलिटी रेट को बढ़ाने के लिए। उन्होंने फ्री चाइल्ड केयर सिस्टम और हाउसिंग सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की, पर उससे टोटल फर्टिलिटी रेट में डिफरेंस नहीं आया। और यही फ्यूचर इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का भी होगा। इंडिया का डेमोग्राफी कैसा है आगे के चैप्टर में जानते हैं। हम जब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ओवर पॉपुलेशन ही आता है, जो कि सही है, क्योंकि जो हम रास्तों पे भीड़ देखते हैं या फिर ट्रेन में जो भीड़ देखते हैं उससे हमें पता चलता है कि हम कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड हो चुके हैं। इसका प्रेशर हमारे रिसोर्सेज पे भी आ रहा है, लेकिन आने वाले 20 से 40 सालों में ये ट्रेंड अलग होने वाला है, जो कि हम जापान या फिर कोरिया के बारे में देख चुके हैं। क्योंकि जब हम डेटा को देखते हैं तो इंडिया का 1985 का फर्टिलिटी रेट था 4.4 का, यानी यहाँ की माताएं तब 4 से 5 बच्चे पैदा कर रही थी ऑन एन एवरेज। लेकिन आज ये डेटा आ चुका है 2.17 के रेट पे, यानी हम रिप्लेसमेंट लेवल के आजू बाजू आ चुके हैं। लेकिन आने वाले 5 से 10 सालों का ट्रेंड क्लियरली दिखाता है कि ये 2.1 के नीचे जाने वाला है। हमारा क्रूड बर्थ रेट भी काफ़ी गिर चुका है, जो 1985 पे मिड 30s में था, अब वो आ चुका है मिड 20s पे, और ये गिरने का ही ट्रेंड दिखा रहा है। और इस क्रूड बर्थ रेट का गिरना यूनिफॉर्म है अक्रॉस एवरी मेट्रिक, चाहे हम स्टेट के एंगल से देखें या फिर रिलीजियन या फिर कास्ट ग्रुप के एंगल से भी देखें, तो वहाँ पर भी एक डेमोग्राफिक लेवलिंग चल रहा है, क्योंकि बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों का ही रेट काफ़ी आजू बाजू आ चुका है, जो कि हमें क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक रिलीजियन या फिर स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप को इफेक्ट नहीं करता, बल्कि हर एक नागरिक को इफेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये यूथ बल्ज है, जो कि हमें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्कफोर्स बनाता है, वो भी 20 से 40 सालों के बाद अलग हो जाएगा, क्योंकि 2050 के बाद इंडिया का पॉपुलेशन भी एक एजिंग सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ता रहेगा और हमारे यहाँ भी यूथ से ज़्यादा ओल्डर पॉपुलेशन होगा। पूरे विश्व की तरह भारत का भी फर्टिलिटी रेट धीरे धीरे गिर रहा है और क्रूड बर्थ रेट भी गिर रहा है, लेकिन वहाँ की तरह यहाँ भी सेम कारण है। इसे हम कुछ फैक्टर से जान लेते हैं। पहला है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब एक नागरिक एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करेगा, उसको यही लगेगा कि मेरा लाइफ लंबा होने वाला है। हालांकि इसके और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन ये साइकोलॉजी को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। साइकोलॉजिकली हमें यही लगेगा कि हमें और प्रोक्रिएशन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि हम ओवर पॉपुलेटेड हैं, जो कि मेंटालिटी को इफेक्ट करता है। हम मेंटालिटी में यही रखते हैं कि हम ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो चुके हैं, हमें और बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे अंदर ये भी चीज़ आता है कि हमसे हमारा नेक्स्ट जनरेशन हमेशा बेटर लाइफ लीड करे, यही हम चाहते हैं। इसीलिए जब ये नंबर कम होगा, हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को। इसी कारण धीरे धीरे ये नंबर थोड़ी थोड़ी करके गिरना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे और भी गिरेगा। आज इंडिया का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ के आसपास है, जो कि अभी भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम यूएन और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्शंस को देखते हैं, एक टिपिंग स्केल के बाद हमारा पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा और उनके प्रोजेक्शंस की माने तो हम 2100 में 100 करोड़ के आसपास आ चुके होंगे, यानी उसी ट्रैजेक्टरी पे जिस पे जापान, साउथ कोरिया, इटली और ईस्टर्न यूरोप के कई देश आ चुके हैं। हम अगले अध्याय में ये कौन से चैलेंजेस फेस करवाएगा हमें, उसके बारे में जानेंगे। ये डिक्लाइन हमें किस तरीके से इफेक्ट करेगा, आइए जानते हैं। पहला इफेक्ट इकोनॉमी पे होगा। वर्कफोर्स श्रिंक होगी और रिटायरीज की संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण पेंशन सिस्टम में और हेल्थ केयर सिस्टम में इंटेंस लेवल ऑफ प्रेशर बढ़ेगा। ये पहले जापान में हो रहा था और इसके बाद इंडिया में भी हो सकता है। दूसरा इम्पैक्ट है सोसाइटी और कल्चर पे। जॉइंट फैमिली श्रिंक हो रहे हैं, यंग जो पर्सन है वो लोग चाइल्ड नहीं चाह रहे हैं, एक लोनलीनेस एपिडेमिक भी शुरू हो गया है। जो एल्डर पर्सन है उनके केयर के लिए यंगर पर्सन की पॉपुलेशन भी कम हो गई है। तीसरा है जियोपॉलिटिक्स। कंट्रीज विद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन लूज देयर ग्लोबल इन्फ्लुएंस। यूरोप और जापान का इकोनॉमिक पावर कम हो रहा है, साथ ही साथ उनका मिलिट्री भी श्रिंक कर रहा है, जिसके कारण वो इमिग्रेशन पे और रोबोटिक्स की तरफ फोकस कर रहे हैं।
और फाइनली बायोलॉजिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल का डिक्लाइन होना, स्पर्म काउंट का डिक्लाइनिंग होना, ओवरियन प्रॉब्लम्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सभी मिलके टोटल फर्टिलिटी रेट को कम कर रहे हैं और ये एक खतरनाक साइकिल बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आज जब हमने इंडिया और पूरे विश्व का सिनारियो देखा है, एक चीज़ क्लियरली हमें दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में एक साइलेंट डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है जो कि काफ़ी रैपिड पेस गेन कर रहा है और धीरे धीरे और भी ज़्यादा गेन करेगा। और इसी डेमोग्राफिक शिफ्ट के कारण हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी स्कूल्स बंद हो रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े देशों में, या फिर उनके इकोनॉमी को सस्टेन वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इंडिया की कहानी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि हम अभी भी एक ग्रोइंग नेशन है और अभी भी हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे अटेंड नहीं करते हैं तो ये भी हमारे लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आज इंडिया के पास ये एक गोल्डन विंडो है इन सब मिस्टेक्स को करेक्ट करने का और कोर्स करेक्शन करने का, वरना हम भी उन डेवलप्ड नेशंस की तरह इस सेम प्रॉब्लम से जूझेंगे। हमारा अभी का फोकस तो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट पे है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर एट्सेट्रा, इन पे है। लेकिन अगर हम इसे साइलेंट और अनअटेंडेड रख देंगे तो बाद में ये एक मेजर डिजास्टर होगा हमारे देश के लिए। पर आपको क्या लगता है, क्या हम इससे सीख लेंगे और कोर्स करेक्शन करेंगे, या फिर हमारा भी फेट उन डेवलप्ड नेशंस की तरह होगा जहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मेजर है? आप अपने विचार कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर दोनों कीजिए। साथ ही ऐसे ही कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।